दोस्तों कल्पना कीजिए कि जमीन और समुद्र आपस में मिल रहे हैं जहां ना तो पूरी तरह समुद्र है और ना पूरी तरह सूखी जमीन। ऐसी जगहों को हम डेल्टाई और दलदली क्षेत्र कहते हैं। और इन्हीं जगहों पर एक खास तरह के पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मैनग्रोव या फिर ज्वारीय वनस्पति टाइडल वेजिटेशन कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इस जगह और इस ज्वारीय वनस्पतियों के साथ ऐसा क्या खास है, तो देखो पहले तो इसके बनने की प्रक्रिया समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इन इलाकों में समुद्र का खारा पानी अंदर तक आ जाता है। ऐसा तब होता है जब समुद्र के पानी का जल स्तर बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। इसे आप ज्वार भाटा कहते हो। तो ये जो पानी है वो किनारों से आगे बढ़कर ज़मीन के अंदर तक फैल जाता है और यहाँ की मिट्टी और वातावरण नमकीन हो जाता है। अब यहाँ एक विशेष स्थिति बनती है जब किसी नदी का ताज़ा पानी, समुद्र का खारा पानी और किनारे की मिट्टी एक विशेष अनुपातिक मिश्रण यानी कि एक स्पेशल रेशियो के अंदर आ जाते हैं, तब यहाँ पर बनती है दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी यानी कि एक ऐसी मिट्टी जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और वो काफ़ी चिपचिपी होती है, जिसमें आम इंसान का चलना भी मुश्किल हो जाता है। याद रखना, इसको बनने के लिए एक विशेष रेशियो की ज़रूरत होती है, अदरवाइज दलदली मिट्टी बन नहीं पाती है। इस दलदली मिट्टी की खास बात यह होती है कि इसमें नमक की मात्रा तो ज़्यादा होती है लेकिन ऑक्सीजन की काफ़ी कम रह जाती है। और इन्हीं स्थितियों में पैदा होती है ज्वारीय वनस्पति, बोले तो टाइडल वेजिटेशन। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ज्वारीय वनस्पति इसमें जीवित कैसे रहते हैं ऐसे हालातों में। तो देखो ये बड़ा कमाल का गुण है क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो सांस लेने वाली जड़ें होती हैं जिनको न्यूमेटोफोरस कहा जाता है। होता यह है कि दलदली मिट्टी में ऑक्सीजन कम होता है। यही कारण है कि मैंग्रोव पेड़ों की कुछ एक जड़ें गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट बढ़ती हैं और ऊपर आ जाती हैं। ये जो है उंगलियों की तरह नजर आती हैं, जैसे उंगलियां बाहर निकली हुई हैं। इन्हीं जड़ों के माध्यम से ये जो मैनग्रोव वन या फिर वेजिटेशन है या वनस्पति है, ये सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अक्सर ये प्रक्रिया आपको रात में देखने को मिलती है क्योंकि दिन में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, लेकिन रात में ये ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का तो हो जाता है। रही बात नमक की, तो ये नमक को सहने के लिए अलग अलग तरीके निकालते हैं। ये खारे पानी से नमक को अलग कर देते हैं, मतलब जो नमक होता है ये उनको पत्तों की तरफ भेज देते हैं और पत्तों में जब नमक जमा हो जाता है तो उस अतिरिक्त पत्ते को निकाल देते हैं, मतलब झाड़ देते हैं। इससे नमक जो है वो बाहर निकल जाता है और पानी अंदर रह जाता है। तो ये बड़ी अद्भुत क्षमता है। तीसरी बात यह है कि जो बीज इन पेड़ों पर पैदा होते हैं उनको जीवित बच्चे या फिर वेवीपेरी कहा जाता है। होता यह है कि जब बीज आ जाता है तो वो बीजों को सीधे गिराते नहीं है पेड़, बल्कि वहीं पर अंकुरित करते हैं। मतलब ये जो बीज होते हैं ये पेड़ पर ही अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। जब एक बार बीज थोड़ा लायक हो जाता है उसके बाद उसको गिरा देता है पेड़। गिरने के बाद ये दलदली मिट्टी में अपनी जगह बना लेता है और पेड़ बन के ऊपर उग जाता है। क्योंकि अगर सीधा बीज अगर मिट्टी में गिर जाएगा, दलदली मिट्टी के अंदर, खारी मिट्टी के अंदर, तो वो पेड़ नहीं बन पाएगा। तो आपको समझ आया कि मैनग्रोव पैदा कैसे होता है और खुद को बचाता कैसे है। अब हम इसकी महत्वता को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये तूफान से बचाते हैं, मतलब ये इतने घने जंगल होते हैं कि समुद्र से आने वाली बड़ी लहरें और तूफान जो हैं वो उनकी मार को कम कर देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है पहले ये पेड़ों से आके ही टकराएंगे तो मार कम हो जाती है, तो तटीय इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है, मतलब थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। दूसरी बात यह है कि इन वनों में बहुत ज़्यादा जैव विविधता रहती है, मतलब उनका घर है ये। कई तरीके के समुद्री जीव, मछलियाँ, केकड़े, जल पक्षी और अन्य जानवर इसको नर्सरी के रूप में या घर के रूप में देखते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए। मिट्टी का कटाव रोकते हैं। होता क्या है कि जो मैनग्रोव की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पूरी तरीके से बांध के रखती हैं, तो ऐसे में समुद्र का पानी अंदर नहीं घुस पाता है और अंदर की मिट्टी को काट नहीं पाता है। तो ऐसा समझ लो कि इनकी वजह से अपने को एक सुरक्षा मिल रही है, एक तरीके का सुरक्षा घेरा है ये, तो इससे आपको याद रखना है। और आखिर में पर्यावरण संतुलन ये करते हैं। दिन में ये बहुत सारी CO2 जो है वो अवशोषित करके अपना खाना बनाते हैं, जिससे कि पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो इसे आपको याद रखना है। अब अगर हम भारत की बात करें तो ये समझ लो कि भारत में पाए जाने वाली जो ज्वारीय वनस्पतियां हैं उनमें मैनग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा और बेंदी बहुत प्रमुख है। पश्चिम बंगाल के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उसमें आपको सुंदरी वृक्ष मिलेंगे, खासकर बहुत अच्छी तादाद में। यही कारण है कि वहाँ के डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। एक बात आप और याद रखना कि चूंकि ज्वारीय वन जो हैं वो कई टाइप के होते हैं तो इनके नाम भी बहुत से होते हैं। जैसे इनको कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है क्योंकि कच्छ के अंदर भी उगते हैं ये। अनूपवन भी कहा जाता है, वेलांचली भी कहा जाता है और साथ ही मैंग्रोव भी कहा जाता है। सबसे फेमस तो मैंग्रोव है, इसके अलावा
कच्छ वनस्पति है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना। तो अब हम भारत के नक्शे की मदद से समझ लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी जगहों पर आपको ये ज्वारीय वनस्पति देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हम पश्चिम बंगाल की ही बात करेंगे, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन यहीं पे मौजूद है। और आप भारत और बांग्लादेश दोनों को मिला लोगे तो इससे बड़ा मैनग्रोव वन आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं और सुंदरी वृक्ष यहाँ पर बहुत अच्छी तादाद में पाए जाते हैं। जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसका घर इसको माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, तो इसे आपको याद रखना है। आप ओडिशा आओगे तो ओडिशा में कई नदियाँ बहती हैं, जैसे कि महानदी एक प्रमुख नदी है। इसके अलावा भीतरकणिका, स्वर्णरेखा, देवी, धर्मा, इन सभी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र पर, विशेषकर महानदी के डेल्टाई क्षेत्र पर आपको कच्छ वनस्पति देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो चिल्का झील का इलाका है वहां पर भी आपको ये ज्वारीय वनस्पति ज्यादा देखने को मिलेगी, तो इस एरिया को भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप आंध्र प्रदेश की तरफ चलोगे तो आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा बनता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेल्टा है, पूर्वी गोदावरी स्पेशली, उस साइड में आपको अच्छी खासी ज्वारीय वनस्पति देखने को मिलेगी। साथ ही कोरेंगा नाम की ये जो जगह है यहाँ पर भी आपको ये वनस्पति देखने को मिलेगी। तो आंध्र प्रदेश का ये एरिया आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप और नीचे तमिलनाडु की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको पिचावरम एक इम्पॉर्टेंट जगह है, मुथुपेट, रामनाद, पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, और कुजुवेली, इन जगहों पर वनस्पति बहुत अच्छी तादाद में देखने को मिलेगी। कौन सी वनस्पति? ज्वारीय वनस्पति। तो इसे आपको याद रखना है। तमिलनाडु के बाद आगे बढ़ने से पहले एक बार आप अंडमान निकोबार की तरफ आओगे तो उत्तरी अंडमान निकोबार में आपको बहुत ज़्यादा ज्वारीय वनस्पति देखने को मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये द्वीप समूह है, पूरी तरह समुद्र से घिरा है, तो यहाँ ज़्यादातर वनस्पति कौन सी होगी? ज्वारीय वनस्पति ही होगी। तो ये बात याद रखना बहुत ही आसान है, तो इस जगह को आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप केरल की तरफ आओगे तो आपको पता है कि अरब सागर इससे टच होता है, तो यहाँ पर वेम्बनाड और कन्नूर जो कि उत्तरी केरल में है, इन जगहों पे आपको ज्वारीय वनस्पति देखने को मिलेगी। तो ये केरल का इलाका हो जाता है। केरल के बाद अगर आप कर्नाटक की तरफ जाओ तो यहाँ आपको कुंडापुर, दक्षिण कन्नड़ जिसको होन्नावर भी कहते हैं, कारवार और मंगलूर वन विभाग देखने को मिलेगा। यहाँ आपको बहुत से ज्वारीय वनस्पति देखने को मिलेंगे, तो इन जगहों को भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप गोवा पहुंचोगे तो गोवा का तो पूरा एरिया जो है उसका पूरा तटीय एरिया इन वनस्पतियों से भरा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बीचेस बहुत सारे हैं, जंगल भी बहुत सारे हैं, तो आपको संस्कृति और वनस्पतियाँ दोनों ही यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो महाराष्ट्र में आपको अचरा रत्नागिरी, ये नाम आपने सुना होगा, देवगढ़ विजय दुर्ग जो कि एक किला है उसका एरिया है। इसके अलावा वेलदूर, कुंडालिका रेवडांडा, मुंबरा देवा, मुंबरा का नाम आपने सुना होगा, विक्रोली, श्रीवर्धन, वैतरना, वसई मनौरी और मलवाण, ये पूरा जो इलाका है आपको तट के आसपास बसा हुआ नजर आएगा। इन सभी जगहों पर आपको ज्वारीय वनस्पतियां देखने को मिलेंगी जो कि आपकी समुद्र की वजह से उगी हैं। एक बात याद रखना कि कई जगहों पर कम ज़्यादा मात्रा हो सकती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये महाराष्ट्र हो जाता है। इसके बाद अगर आप गुजरात की तरफ जाओगे तो ये वो इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वारीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं बंगाल के बाद, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है, और साथ ही ये जो डुमस उब्रत का क्षेत्र है, ये सारा जो क्षेत्र है इसमें भर भर के मिलेंगी आपको ज्वारीय वनस्पतियाँ, तो इसे ज़रूर याद रखना। अब यहाँ आपको 2 केंद्रीय शासित प्रदेश भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि पुदुचेरी। पुदुचेरी में यनम के अंदर ऐसी ज्वारीय वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो गुजरात में दादरा और नागर हवेली है और दमन और दीव है, वहाँ पर दमन और दीव के अंदर आपको बहुत से ज्वारीय वनस्पति देखने को मिलेंगे, क्योंकि समुद्र से ये घिरे हुए हैं। तो जो जो जगह समुद्र से घिरी है वहाँ पर ज्वारीय वनस्पति होने का चांस है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह ये जो रेशियो है बैठ नहीं पाता है, हर जगह ढंग की जो दलदली मिट्टी है वो बन नहीं पाती है, क्योंकि इसके लिए रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, ताजे पानी की, खारे पानी की और समुद्र की मिट्टी की, जो तट की मिट्टी होती है उसकी एक बराबर मात्रा में मिलाओगे तभी दलदली मिट्टी पैदा होगी और तभी ये वनस्पति बन पाएगा। तो अब आप मैप की मदद से देख सकते हो कि किस तरह हमारे देश में ये ज्वारीय वनस्पतियां फैली हुई हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी, और खासकर ज्वारीय वनस्पतियां पैदा कैसे होती हैं, जीती कैसे हैं, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।